नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, इधर अत्यधिक व्यस्तता के कारण काफ़ी दिनों से कोई नई वीडियो नहीं डाल सका। अब विद्यार्थियों की डिमांड पे आज एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है जेनेसिस ऑफ द ट्रिपल आंतात, अर्थात ट्रिपल आंतात का उद्भव। मित्रों, इसके पहले कि मैं चर्चा प्रारंभ करूं, आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, कंटेंट्स को लाइक करें और अपने कमेंट भी अवश्य दें। तो आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जेनेसिस ऑफ द ट्रिपल आंतात। ट्रिपल आंतात का जन्म यूरोप की राजनीति में एक क्रांति के रूप में हुआ। इसका जन्म यद्यपि 1907 में 1907 में हुआ, किंतु इसकी नींव 1871 से 1890 के बीच बिस्मार्क द्वारा अपनाई गई विदेश नीति के दौरान ही पड़ चुकी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपना करके जर्मनी का एकीकरण किया था एवं उसके उपरांत वह जर्मनी को एकदम सुरक्षित बना देना चाहता था। परिणामतः उसने अपनी विदेश नीति में कुछ नए सूत्रों का समावेश किया जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं था, अर्थात सर्वथा अनुचित था। उसकी नीति थी कि फ्रांस का यूरोप से कूटनीतिक अलगाव कर दिया जाए, क्योंकि फ्रांस ही जर्मनी का सबसे बड़ा शत्रु था। जैसा कि आप लोगों ने जर्मनी के एकीकरण में पढ़ा होगा कि जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसे फ्रांस से युद्ध लड़ना पड़ा था। तो अतः बिस्मार्क ने यूरोपीय देशों के साथ लंबी अवधि तक संधियों की एक नई परंपरा डाली। बिस्मार्क का पहला कदम था 3 सम्राटों के संघ की स्थापना करना, किंतु यह संघ कमजोर सिद्ध हुआ। 1882 में ट्रिपल अलायंस की स्थापना हुई, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली सम्मिलित थे। यह एक सैनिक समझौता था। इस समय तक ट्रिपल अलायंस के समान किसी अन्य गुट की स्थापना नहीं हुई थी। दुर्भाग्यवश 1890 ईस्वी में बिस्मार्क को अपने पद से हटना पड़ा। वास्तव में सम्राट विलियम प्रथम का देहांत हो चुका था 1888 ईस्वी में, और फ्रेडरिक तृतीय उसके स्थान पर गद्दी पर बैठा, किंतु 10 दिन बाद ही उसकी भी मृत्यु हो गई और अब एक नए युग की शुरुआत होती है। कैसर विलियम द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ। तो बिस्मार्क से उसकी अनबन हो गई और बिस्मार्क को पद त्याग करने के लिए बाध्य होना पड़ा। बिस्मार्क के पद त्याग के उपरांत जर्मनी की राजनीति का संचालन स्वयं सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के हाथ में आ गई और इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत परिवर्तन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसने बिस्मार्क की नीति का परित्याग कर दिया। वह चाहता था कि जर्मनी संसार का नेतृत्व करे और बड़ा महत्वाकांक्षी था वो। तो चाहता था कि जर्मनी संसार का नेतृत्व करे और जर्मन सम्राट की अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पत्ता तक न हिले। इसी से आप समझ सकते हैं कितना महत्वाकांक्षी था। अतएव उसने जो नीति अपनाई उसके 3 आधार थे, ध्यान दीजिएगा। पहला विश्व राजनीति, दूसरा उपनिवेश विस्तार और तीसरा नौसेना में वृद्धि। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कैसर विलियम द्वितीय की जो नीति थी उसके 3 प्रमुख आधार थे, विश्व राजनीति, उपनिवेश विस्तार और नौसेना में वृद्धि। तो इस प्रकार की नीति अपना करके कैसर विलियम ने बिस्मार्क द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का सर्वनाश कर दिया। उसका कहना था कि इस संसार में हमारे एवं हमारी सेना के सिवा
दूसरी कोई अ, शक्ति नहीं है और दूसरा कोई शक्ति संतुलन का सिद्धांत नहीं है। मतलब इससे समझ सकते हैं कि वो कितना अहंकारी था। तो इस तरह की बातें कोई कूटनीतिज्ञ नहीं कर सकता था। कैसर विलियम की विदेश नीति का पहला परिणाम रूस एवं फ्रांस के बीच डुअल अलायंस के रूप में सामने आया। बिस्मार्क की नीति के कारण फ्रांस कुछ समय के लिए यूरोपीय राजनीति में अकेला पड़ गया था, किंतु फ्रांस अपने राष्ट्रीय अपमान को कैसे भूल सकता था, और एक ऐसे मित्र की तलाश में था फ्रांस जो समय पड़ने पर जर्मनी के विरुद्ध उसकी सहायता करे। तो कैसर विलियम की विदेश नीति के कारण रूस जर्मनी से अलग हो गया एवं वह भी फ्रांस की तरह यूरोप की राजनीति में अब अकेला पड़ गया तथा उसे भी एक मित्र की तलाश थी। रूस की आकांक्षा थी कि पूर्वी यूरोप को अपने साम्राज्य के अंतर्गत शामिल कर ले। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि रूस का स्वार्थ क्या था उसको समझिए। वो पूर्वी यूरोप को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहता था। तो उसकी यह आकांक्षा तभी पूरी हो सकती थी जब तुर्की साम्राज्य का विनाश हो जाता, किंतु ब्रिटेन एवं ऑस्ट्रिया रूस की इस आकांक्षा के बहुत बड़े विरोधी थे। ऑस्ट्रिया एवं ब्रिटेन के हितों की रक्षा तुर्की साम्राज्य के कायम रहने में ही थी। इधर जर्मनी भी तुर्की साम्राज्य में दिलचस्पी लेने लगा था, क्योंकि उपनिवेश कायम करने के क्रम में जर्मनी को कुछ सामुद्रिक अड्डों की आवश्यकता थी। 1890 ईस्वी में जर्मनी एवं ब्रिटेन के बीच हेलिगोलैंड की संधि एवं 1887 में ट्रिपल अलायंस को दोहराए जाने पर रूस और जर्मनी के संबंध बिगड़ने लगे। तो ऐसी स्थिति में रूसी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना आवश्यक था। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस एवं रूस के बीच 1894 ईस्वी में डुअल अलायंस हुई। इसके अनुसार यह निश्चय किया गया कि अकेले जर्मनी या जर्मनी और इटली मिलकर फ्रांस पर आक्रमण करें तो रूस फ्रांस की सहायता करेगा, और इसी प्रकार यदि जर्मनी और ऑस्ट्रिया रूस पर आक्रमण करेंगे तो फ्रांस रूस की मदद करेगा। यानी दोनों के आपस के स्वार्थ थे, फ्रांस का भी और रूस का भी। तो इस संधि की शर्तें गुप्त रखी गईं। इस संधि का बड़ा महत्व है क्योंकि जर्मनी के त्रिगुट को संतुलित करने के लिए अब रूस और फ्रांस का शक्तिशाली गुट तैयार हो गया था। तो यह एक रक्षात्मक संधि थी एवं इसके कारण फ्रांस एवं रूस की डामाडोल स्थिति एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत मजबूत हो गई। तो मित्रों, ये समझ में आपको आ गया होगा कि डुअल अलायंस का जन्म कैसे हुआ। अब आगे देखिए कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद से सॉरी ब्रिटेन ने सदैव अपने आप को यूरोपीय झगड़ों से अलग रखने का प्रयास किया। 1878 और 1902 ईस्वी के बीच के समय में, जबकि ग्लैडस्टन और सैलिसबरी जैसे प्रधानमंत्री इंग्लैंड के प्रशासन के प्रमुख थे, उस समय ब्रिटेन की विदेश नीति किसी दूसरे युग की अपेक्षा अधिक ढीली थी। यही कारण है कि इस युग में अपनाई गई नीति को, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने यूरोपीय मामलों की बिल्कुल उपेक्षा कर रखी थी, उसे हम शानदार पृथकता की नीति कहते हैं, अर्थात पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडिड आइसोलेशन, शानदार पृथकता की नीति। किंतु शानदार पृथकता की यह नीति स्थूल दृष्टि वाले मनुष्यों की दृष्टि में ही शानदार हुई होगी। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो यह नीति यूरोप के देशों की ओर से इंग्लैंड के लिए एक बड़े खतरे का कारण बनी रही, जिनसे
कई देश तो यूरोप और विश्व के दूसरे भागों में इंग्लैंड की राजनीतिक और व्यावसायिक उन्नति को विनष्ट करने की तैयारियां कर रहे थे। ट्रिपल अलायंस इंग्लैंड के लिए एक खतरा बन चुका था। वह व्यापारिक क्षेत्र में इंग्लैंड का शत्रु बन गया था। अफ्रीका के बंटवारे एवं मिस्र तथा सुदूर पूर्व के मामलों में इंग्लैंड कई एक राजनीतिक पराजय झेल चुका था, और यह इसलिए हुआ क्योंकि कठिन समय में उसका कोई सहयोगी नहीं था। अब जाकर इंग्लैंड ने अपने मित्र विहीन जीवन के संकट को पहचाना और मित्रों के महत्व को भी उसने समझा। तो इस समय तक रूस के साथ इंग्लैंड के संबंध काफ़ी कटु हो चुके थे। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच व्यापारिक एवं समुद्री शक्ति की प्रतिद्वंदिता चल रही थी, और इसके कारण इंग्लैंड और जर्मनी दोनों के बीच में शत्रुता बढ़ रही थी। तो इन परिस्थितियों में इंग्लैंड ने पृथकता की नीति को त्याग देने का निश्चय किया, यानी जो उसकी नीति थी, पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडिड आइसोलेशन, शानदार पृथकता की नीति, उसे उसने त्याग दिया। पृथकता की नीति के परित्याग के निश्चय के बाद इंग्लैंड ने यूरोप के दूसरे देशों के साथ गुटबंदी करने की तैयारी की। देखिए अब कैसे गुटबंदियां शुरू होती हैं। पहले तो अलग थलग रहना चाहता था, लेकिन अब गुटबंदियां उसकी मजबूरी बन गई थी। तो फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच पुरानी शत्रुता थी, किंतु परिस्थितियों के वशीभूत होकर दोनों देश आपसी शत्रुता को भूलकर एक हो जाना चाहते थे। फ्रांस का विदेश मंत्री डेल कासे फ्रांस एवं इंग्लैंड की मैत्री का समर्थक था, और इसके लिए उसने हर संभव प्रयास किया। उसने ब्रिटेन के साथ छोटे मोटे औपनिवेशिक प्रश्नों को तय कर लिया एवं फसोदा से अपनी सेना वापस बुला ली। उधर इंग्लैंड का विदेश मंत्री लॉर्ड लैंसडाउन भी आंग्ल फ्रांसीसी समझौते का समर्थक था। दोनों के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1904 को दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया, जो आंतात कार्डियाल के नाम से प्रसिद्ध है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, पहले आंतात कार्डियाल बना एक गुट, जो कि बाद में ट्रिपल आंतात के रूप में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसको हम समझेंगे। तो इस समझौते के अनुसार उन्होंने मिस्र, मोरक्को एवं सुदूर पूर्व में आपसी विरोधों को समाप्त कर दिया। आंग्ल फ्रांसीसी समझौता एक क्रांतिकारी घटना थी। दोनों देशों में बड़े उत्साह के साथ इसका स्वागत हुआ। स्पेन का स्वार्थ भी मोरक्को में था, अतएव जब उसे आंग्ल फ्रांसीसी समझौते का पता चला तो उसने इसका विरोध किया। डेल कासे ने स्पेन को आश्वासन दिया कि भविष्य में यदि कभी मोरक्को का विभाजन हुआ तो उसमें स्पेन को भी हिस्सा मिलेगा। तो इस बात की पुष्टि एक संधि के द्वारा 1904 ईस्वी में कर दी गई, तो स्पेन चुप हो गया। संपूर्ण 19वीं शताब्दी में फ्रांस एवं इंग्लैंड एक दूसरे के शत्रु थे, किंतु अब वे मित्रता के सूत्र में बंध गए थे। 1907 ईस्वी में 1907 में आंतात कार्डियाल में रूस भी सम्मिलित हो गया और उसे ट्रिपल आंतात में बदल दिया गया, यानी अब उसका नाम ट्रिपल आंतात हो गया। तो कौन कौन से मित्र हो गए? फ्रांस, ट्रिपल आंतात में कौन कौन से थे? फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। तो फ्रांस एवं इंग्लैंड में समझौता हो जाने के पश्चात फ्रांस ने इंग्लैंड और रूस को मिलाने की पूरी कोशिश की। 1905 ईस्वी में रूस और जापान के मध्य युद्ध में पराजित हो जाने पर रूस को भी अपनी सैन्य शक्ति की कमजोरी का आभास हुआ। आप लोगों ने सुना ही होगा, 1905 में जापान जैसे छोटे से देश ने रूस को हरा दिया था। तो रूस को अपनी कमजोरी यानी अपनी सैन्य कमजोरी महसूस हुई। तो इन परिस्थितियों में रूस ने इंग्लैंड के साथ संधि करने में ही अपना हित देखा। परिणामतः 1907 में रूस एवं इंग्लैंड ने ईरान, तिब्बत और भारत में अपने विरोध
समाप्त कर दिए, यानी वहाँ उन्होंने सुलह कर ली। 1907 में आतात कॉर्डियल में रूस के शामिल हो जाने से ट्रिपल आतात का जन्म हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में एक क्रांति के रूप में ट्रिपल आतात का बड़ा महत्व है। यद्यपि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इस समझौते की तीव्र आलोचना हुई, फिर भी रूस एवं फ्रांस में इसका हार्दिक स्वागत हुआ। ब्रिटेन के आलोचकों का कहना था कि रूस को इंग्लैंड ने अत्यधिक लाभदायक शर्तें दे दी हैं और अपने महत्वपूर्ण हितों की उचित रक्षा नहीं की है। यद्यपि ब्रिटेन एवं रूस का समझौता सौदे की दृष्टि से आलोचना का विषय हो सकता था, परंतु उसकी राजनैतिक सफलता आलोचना से परे की वस्तु थी। इस समझौते से सबसे अधिक हानि जर्मनी को हुई। यद्यपि ये रक्षात्मक संधियां थीं, फिर भी जर्मनी का चिंतित होना स्वाभाविक था। क्योंकि जर्मनी के दुश्मन आपस में मिल रहे थे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप यूरोप दो विरोधी गठजोड़ों में बंट गया। एक तरफ ट्रिपल अलायंस था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं इटली थे, तो दूसरी तरफ ट्रिपल आंतात बनकर तैयार हो गया जिसमें फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। यद्यपि ये रक्षात्मक गुट थे, तथापि इन्होंने यूरोप के राजनीतिक वातावरण को दूषित कर दिया था। मित्रों, 1861 ईस्वी के बाद शक्ति संतुलन जो कि जर्मनी के पक्ष में था, अब उसका अंत हो गया। दोनों गुट एक दूसरे से दोनों गुट जो है वो एक दूसरे के विरोधी थे, जैसा कि आप जानते हैं, और एक दूसरे से जलते थे, एक दूसरे को शक के निगाह से देखते थे, एक दूसरे को अपना शत्रु समझते थे। कैसर विलियम की नीति ने बिस्मार्क के कार्यों पर किस तरह से पानी फेर दिया, ये बात अब आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो कैसर की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही सर्वप्रथम रूस और फ्रांस एक दूसरे के करीब आए और आगे चल कर के इंग्लैंड, फ्रांस एवं रूस ने मिल कर के ट्रिपल आंतात को जन्म दिया। तो मित्रों, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व गुटबंदियां हो रही थी, किस तरह से ट्रिपल अलायंस बना, फिर उसके बाद आतात कार्डियल बना, आतात कार्डियल के बाद फिर ट्रिपल आतात बना। तो इस तरह से विश्व के जो बड़े देश थे वो दो भागों में बंट चुके थे और ये आगे चल कर के दुनिया के लिए घातक सिद्ध हुआ। और आप देख ही सकते हैं कि जब विश्व युद्ध छिड़ा तो किस तरह से गुटबाजी के कारण जो है वहाँ पे दुनिया को कितना नुकसान उठाना पड़ा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स अवश्य दें, और यह भी मुझे बताएं कि आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए, तो मैं प्रयास करूंगा उस विषय पे वीडियो डालूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।